इस नए भूत से सामना होते ही पहले तो उसने स्वयं को छुपाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वह उस पर आक्रमण ना कर दे। इस भय से वह रुका, लेकिन फिर उल्टे पांव अपने ठिकाने पर चला आया। वह चला तो आया, किंतु ये बात उसकी समझ से परे थी कि 300 साल में यह पहला अवसर है जब यहाँ उसके अलावा कोई भूत न जाने कहां से आ गया है और अघोषित रूप से उनके साथ युद्ध भी छेड़े हुए है। असमंजस की दशा में उसकी सारी रात ऐसे ही बीत गई। आखिर उसने तय कर लिया कि वह इस नए भूत से सामना होने पर बात करेगा और उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास भी करेगा। फिर उसकी सहायता से महल के नए मालिक को यहाँ से भगा देगा या फिर मौत के घाट उतार देगा। वो अब ये निर्णय ले चुका था कि चाहे मुझे इस नए भूत से दोस्ती ही क्यों ना करना पड़े, चाहे इससे कुछ भी मुआहदा ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब वो इस नए परिवार को यहाँ से भगा कर रहेगा या फिर मौत के घाट उन्हें उतार कर रहेगा। और ये निर्णय ले चुका था और इसी प्रयास में अब वो लग चुका था। प्रातः की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, बारिश भी धीमी हो गई थी। कंकाल सावधानी से उठा और अपने ठिकाने से उसने उड़ना प्रारंभ किया। यहाँ का चप्पा चप्पा उसका पहचाना हुआ था। वह तैरता हुआ सा अपने को छुपाए महल के कोने कोने में उस नए भूत को ढूंढने लगा। पता नहीं कि वह नया भूत कहाँ पर रहता है। तभी उसने देखा कि नया भूत बरामदे में ही है, लेकिन उसकी ये क्या हालत हो रही थी। रात तो उसकी आंखों और मुंह से आग निकल रही थी और इस समय वह बिल्कुल निर्जीव सा था। हाथ बेजान लटके थे, आंख या मुंह में चमक भी न थी। वह मुर्दा सा दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। डरता डरता कंकाल उसके पास गया। उसने छूकर देखा तो नए भूत का सिर एक तरफ लुढ़क गया। उसके गले में एक दफ्ती टंगी थी, उस पर लिखा था, महल में सब फर्जी है, धोखा है, मैं एडविन का भूत हूँ। ये शरारत एडविन की ही थी। नया भूत उसकी कल्पना का नतीजा थी। उसने एक पुतला बनाकर उसके मुंह और आंखों के स्थान पर मोमबत्तियां रख दी थी। इसे बनाने में एडविन ने घर के बेकार सामान का सावधानी से प्रयोग किया था। उसकी इस हरकत से भूत जल भुन गया था और भूत को यह अंदाजा भी हो गया था, यह परिवार बहुत निडर तो है ही, लेकिन बुद्धिमान भी है। ऐसे लोगों को डराना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना संभव नहीं है। भारी मन के साथ कंकाल वापस अपने ठिकाने पर जा पहुंचा। वह अपने आप को हताश व टूटा हुआ मान रहा था। अपना वजूद उसे बड़ा कमजोर लगा। उसने निर्णय कर लिया कि फिलहाल वो इस परिवार से दूरी ही बनाए रखेगा और शांत रहेगा और सही मौका आने पर इन सबको मौत के घाट उतार देगा। उस दिन के बाद 1 हफ्ते तक वह उसी कमरे में बंद रहा। वह खून का धब्बा लगाने के लिए लाइब्रेरी कक्ष में भी नहीं गया। प्रत्येक रात्रि वह महल में घूमने जाता, बरामदे में भी पहुंचता, लेकिन बिना कोई आवाज या अन्य हरकत प्रदर्शित किए अपना शरीर दिखने न देता। अपना शरीर न दिखने देने के लिए उसने एक काला चोगा भी पहन लिया था, जिससे यदि कोई आसपास आ भी जाए तो वह दिख न सके। 1 महीना हो चुका था। उसकी हर कोशिश बेकार गई। एडविन और रोलैंड उससे भय तो क्या खाते, उल्टे उन्होंने हर बार उसे हराने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए उसने अब खामोशी धारण कर ली थी। कल उसके सामने अतीत साकार सा होने लगा था। फिर वह सोने लगा। महल में एडविन के 2 नए मेहमान आए हुए थे। उनकी बातचीत से कंकाल को पता लगा कि किसी ने उन्हें उसे ही यहाँ से भगाने के लिए भेजा है। बरसों पहले भी ऐसे ही 2 लोग उसे भगाने यहाँ आए थे, लेकिन एक तो उसे देखते ही पागल हो गया था और दूसरा उसके सामने पड़ते ही यहाँ से ऐसा भागा था कि उसका पता ही नहीं चला, जबकि पागल ने इसी इलाके में भटक भटक कर जान गंवा दी थी। भूत ने नए मेहमानों की खबर लेने का भी फैसला किया और अपने को और ज्यादा भयानक बनाकर एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में एक बड़ी मोमबत्ती संभाले वो आधी रात को उनके कमरे में जा पहुंचा। अभी वह दोनों को डराने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि हॉल के पूरब का दरवाजा खुला, जहां से रोलैंड अंदर घुसा। उसे देखते ही भूत का मनोबल जवाब दे गया और वह छत के बने रोशनदान से भाग निकला। इसके बाद उसने ऐसी चुप्पी साधी के पूरे 1 साल तक महल में किसी को ना उसने देखा, ना वो किसी को दिखा। एक दिन कालरा महल के आसपास टहल रही थी। इसी दौरान वह दक्षिणी हिस्से के पेड़ों के झुरमुट के पास पहुंच गई, जहां पर भूत का निवास था। यह सायंकाल का समय था। मंद गति से ठंडी हवा बह रही थी। तभी वृक्षों की ओर से कोयल का स्वर सुनाई दिया। कालरा कोयल को देखने के लिए वहां तक जा पहुंची और पेड़ों के बीच चली गई, लेकिन उनके बीच में बना एक वीरान व जीर्ण दशा का कमरा देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। उनके यहाँ आए 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन इधर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया था। कालरा आगे बढ़ी और धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर की तरफ धकेला तो वह खुल गया। वहां उसे नीचे जाती सीढ़ियां भी दिखी। ये शायद नीचे तहखाने में जा रही थी। कभी बहुत पुराने समय में शायद ये सीढ़ियां लकड़ी से बनाई गई थी। पहले तो कालरा कुछ हिचकी, लेकिन फिर उत्सुकता में वह सीढ़ियां पर उतरने लगी। जहां सीढ़ियां आकर खत्म हुई वहां पर भी दरवाजा था। कालरा ने उस दरवाजे को भी खोल डाला। वह अचानक चौंक गई, क्योंकि सामने वही बूढ़ा कंकाल सिर नीचे किए बैठा था। उसका सिर घुटनों पर रखे दोनों हाथों पर टिका हुआ था। दरवाजा खुलने से हुई रोशनी से चौकन्ना होकर उसने सीधा होते हुए देखा कि सामने भोली भाली कालरा खड़ी अपनी नीली आंखों से उसे निहार रही थी।
जब तक वो कुछ बोल पाता कि कालरा उसे न उठने का संकेत करते हुए उसके समीप आकर घुटनों के बल बैठती हुई हमदर्दी से बोली, तुम तो बहुत दुखी हो, अशक्त दिख रहे हो। हमारे बर्ताव से तुम्हें कष्ट हुआ, हमें खेद है। मैं खेद व्यक्त करती हूँ। कालरा के अंदाज के भय का नामो निशान भी न था। हाँ, हमदर्दी अवश्य थी। भूत उसके साहस और हमदर्दी से विचित्र स्थिति में फंस चुका था और फंसा हुआ अपने आप को महसूस करने लगा। फिर भी क्रोध दर्शाते हुए उसने यह कहा, यह सही है कि तुमने मुझे परेशान किया, लेकिन अभी कुछ दिन विश्राम करके मैं तुम सबसे बदला अवश्य लूंगा। कोमल भाव से कालरा ने उसे समझाना चाहा, तुम भी तो एक क्रूर इंसान रहे हो। तुमने अपनी पत्नी का भी मर्डर कर दिया था। तुमसे क्या मतलब है, वह मेरा निजी मामला था। भूत पहले तो गरज उठा, लेकिन कालरा का भोलापन देखकर शांत होकर बोला, मेरी पत्नी अव्वल दर्जे की बदतमीज और अक्खड़ स्वभाव की औरत थी, लेकिन जब उसकी दुष्चरित्रा का मुझे पता चला तो मैंने उसे खत्म कर दिया। तभी कालरा ने पूछा, अब क्यों बेचैन फिरते हो? तो कहने लगा, पत्नी की हत्या के बाद मेरे जीवन का कोई उद्देश्य तो रहा नहीं था। वैसे भी प्रत्येक स्त्री से मैं घृणा करने लगा था। सभी स्त्री पुरुषों से मैंने बदला लेने का फैसला कर लिया था। फिर ग्लानिविश मैंने आत्महत्या कर ली, किंतु मेरी मुक्ति नहीं हो पाई और मैं भूत योनि में आ गया। भले ही मैं भूत बन गया हूँ, लेकिन फिर भी उम्र तो अपनी जगह है। मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ और इस जीवन से उकता गया हूँ। इस हड्डियों के ढांचे को लादे हुए मैं परेशान हो गया हूँ। खाना पीना सोना सब मेरे लिए संभव नहीं है। अब मैं शांति चाहता हूँ और शांति मेरी मुक्ति से ही संभव है। तुम्हारी लाइब्रेरी के दरवाजे पर लगी एक पट्टी पर वह राज लिखा है जिससे मेरी मुक्ति संभव है। क्या तुमने उसे पढ़ा नहीं है? भूत के स्वर में जमाने भर का दर्द छुपा था। तभी कालरा बोली, नहीं, मैंने तो उसे नहीं पढ़ा। वैसे भी उस पर सदियों का मैल चढ़ा हुआ है। अच्छा होगा कि तुम ही बता दो। भूत ने कहा, उस पर मेरी मुक्ति का उपाय लिखा है, जिसके अनुसार एक सुनहरे केशों वाली, आकर्षक नीली आंखों वाली, भोली भाली लड़की इस महल में 3 सदी बाद आएगी, जो साहस और प्यार की अनूठी प्रतीक होगी। उसके आने के बाद इस वीरान महल का वीरानापन दूर हो जाता है। यहाँ के सूखे वृक्ष नए पत्तों से सज उठेंगे। वह भोली युवती अपनी बातों से सबको प्रसन्न करेगी और महल में शांत वातावरण का सृजन होगा। मैं महल में तुम सबको मानने जाता था, क्योंकि यह मुझे किसी का रहना पसंद नहीं था। मैंने कभी तुम पर गौर ही नहीं किया, लेकिन अभी देखा कि वह खूबसूरत युवती तो तुम ही हो। इसलिए मैं जब भी तुम सबको मानने गया, मेरी सब शक्तियां दगा दे गई। भूत रोने लगा, उसकी आंखों से पानी बह निकला। 3 शताब्दी से अंगारे बरसाती आई, उसकी आंखें शांत थी और आज उसमें आंसू बह रहे थे। कालरा को उस पर और भी तरस आ गया था। भूत उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं इस जीवन से तंग हो चुका हूँ। मैं मुक्ति का इच्छुक हूँ। तुमने ठीक ही कहा है। मैं वास्तव में बहुत निर्दयी हूँ। ईश्वर के बनाए मानवों पर मैंने बहुत अत्याचार किए। उसका कठोर दंड मुझे निरुद्देश्य भटकने के रूप में मिल रहा है। भूत रो रोकर पश्चाताप कर रहा था और कालरा से कह रहा था कि उसे मुक्ति दे दे, वो भी किसी भी तरह से। भूत की ये अजीबोगरीब बातें सुनकर कालरा भी उससे हमदर्दी जताने लगी और उसने भी निर्णय किया कि उसे जरूर पश्चाताप का मौका देगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।